कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन किया गया था और उसका जो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो पड़ा है इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे पड़ा है। कामकाज एकदम बंद हो गए थे, धीरे धीरे उसको रिवाइव किया जा रहा है, लेकिन अब भी जो है ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी दोनों संकट में हैं। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से संबंधित हैं और रिटायर्ड जेएनयू के प्रोफेसर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कुमार हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपसे हमने पहले बात की थी कुछ हफ्ते पहले, तो आपने कहा था ऑलमोस्ट -36% हो सकता है एक्चुअल ग्रोथ, और अब जो लेटेस्ट जो आंकड़े निकले हैं Q1 के, वो दिखाते हैं कि 23.9, ऑलमोस्ट 24% डिक्लाइन हुआ है। आपका शायद अभी मानना है कि डिक्लाइन जो है इससे ज्यादा है, ऐसा क्यों कहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि हमारे अर्थव्यवस्था में एक तो संघर्ष क्षेत्र और एक असंघर्ष क्षेत्र है। और जो असंघर्ष क्षेत्र के आंकड़े हैं वो 5 साल में एक बार आते हैं, और इस बार तो 5 साल में भी नहीं आ रहे हैं। नोटबंदी के बाद से जब उस पर असर हुआ तो उसके बाद आंकड़े आए ही नहीं हैं। और जो ये क्वार्टरली डेटा होता है जो सन 96 से आ रहा है, उसमें सिर्फ संघर्ष क्षेत्र का ही डेटा होता है और संघर्ष क्षेत्र का भी पूरा डेटा नहीं होता है। तो जो आंकड़े आते हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर के होते हैं, रेलवेज के होते हैं, कुछ इन्हीं सब चीज़ों के होते हैं। तो इसलिए अगर असंगठित क्षेत्र जोड़ दिया जाए और वो 45% उत्पादन कर रहा है और वहाँ 94% लोग काम करते हैं, तो उसमें तो गिरावट ज़बरदस्त थी। जो संगठित क्षेत्र है उससे ज़्यादा गिरावट आई, क्योंकि जैसे ही जो लॉकडाउन हुआ तो लोग काम पे नहीं जा पा रहे थे, सड़कें खाली हो गई, है ना, फैक्ट्री बंद हो गई, दफ्तर बंद हो गए। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये असंगठित क्षेत्र पूरी तरह से बंद हो गया। तो जो असंगठित क्षेत्र है उसमें कृषि को छोड़ दीजिए जो 14% है, बाकी जो 31% है वो तो एकदम बंद हो गया, उसके आंकड़े इसमें हैं ही नहीं। तो इसलिए अगर वो आंकड़े जोड़ दिए जाएं तो इसमें करीब करीब 40% की गिरावट है, न कि 23.9%। और मेरा मानना है कि ये जो आंकड़े हैं ये भी रिवाइज होंगे। अगर आप जो डॉक्यूमेंट आया है जो जिसके आधार पर ये 23.9% की बात सब कर रहे हैं, तो उसमें खुद ही कहा है कि हमारे पास आंकड़े नहीं थे, तो हमने ऑल्टरनेटिव आंकड़े लिए हैं जिसमें जीएसटी हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई। अब आप जो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के आंकड़े लेते हैं तो उन्हीं जो कॉर्पोरेट्स के जो आंकड़े आए हैं जिनके की जो रिपोर्ट अच्छी थी, जिनकी रिपोर्ट खराब थी उनके आंकड़े तो सितंबर में आएंगे, क्योंकि सरकार ने उनको टाइम और दे दिया कि आप जो जुलाई में ना करके आप सितंबर तक टाइम ले सकते हैं। तो जो जो कंपनियां खराब कर रही थी उनके आंकड़े तो बाद में आएंगे। तो इसलिए ये जो अपर बायस है। दूसरा, फिर जीएसटी के आंकड़े लिए गए। जीएसटी में भी जो जून के आंकड़े थे वो बढ़े हुए थे, क्योंकि जीएसटी में भी टाइम दे दिया गया था कि आप 24 जून तक फाइल कर सकते हैं। तो जो मार्च अप्रैल के आंकड़े हैं वो भी इसमें जो जून में आ गए। तो हम ये नहीं कह सकते कि जीएसटी के आंकड़े भी सही हैं। जीएसटी के आंकड़े भी एक अपर बायस दे रहे हैं ये 23.9% को। तो संघर्ष क्षेत्र का भी रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो 23.9% से कम है। असंघर्ष क्षेत्र तो 0 पे पहुंच गया था अप्रैल में। तो मेरा मानना है कि अप्रैल में तो 75% की गिरावट थी, और जब मई में थोड़ा सा अनलॉक हुआ या ईजिंग अप हुआ तो वो मेरे ख्याल में -60% रहा, और फिर जब ये जून में अनलॉक 1 हुआ तो वो -50%। तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो -50% से भी कम रहा इस तिमाही में, और साल में तो वो -35% रहेगा। तो आप जो कह रहे हैं कि अभी जो ऑलमोस्ट डिक्लाइन जो बताया जा रहा है कि 24% जो सरकार के आंकड़े हैं, आपके हिसाब से कम 40% है, 24% तक सीमित नहीं है जो एक्चुअल गिरावट जो आई है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं, मेन एम्प्लॉयमेंट जो आती है, जो रोजगार जो लोगों को मिलता है, जो जिस तरीके से लोग अपना जीवन चलाते हैं, अधिकतर इकोनॉमी उस पर निर्भर है। ये कितना बड़ा चिंता का विषय है? देखिए, यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में उनको बहुत धक्का लगा है। नोटबंदी ने धक्का दिया, फिर जीएसटी ने दिया, फिर एनबीएफसी क्राइसिस ने दिया, डिजिटाइजेशन ने दिया, क्योंकि वो इतनी छोटी छोटी इकाई होती हैं कि वो इस सबसे डील नहीं कर सकती हैं। तो हमारे देश में 6 करोड़ माइक्रो यूनिट्स हैं, कॉटेज सेक्टर है ना, और 5.5 लाख मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, और 5,500 बड़ी इंडस्ट्री है। तो 99% जो हमारा रोजगार है वो तो जो है असंगठित क्षेत्र से आता है। वहाँ पे लोग गरीब हैं, उनके पास बचत नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही जब बंद हो गया काम तो उनके पास जो है खाने पीने के लाले पड़ गए, वो खाने पीने की चीज़ नहीं वो खरीद सकते। वो तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ जो है खरीदते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें। तो जैसे ही इंडस्ट्री बंद हुई, दफ्तर बंद हो गए, होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए,
ना, एयरलाइंस बंद हो गई, तो ये असंगठित क्षेत्र पे एकदम से तुरंत बहुत ज्यादा असर पड़ा और इसीलिए आपने देखा कि इतने करोड़ों लोग जो गांव की तरफ पलायन करने लगे। ऐसी इमेज तो आपने किसी और अर्थव्यवस्था में नहीं देखा। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था पे ज्यादा असर है, क्योंकि हमारा असंगठित क्षेत्र भी बहुत है और वो बहुत गरीब है और वो किसी क्राइसिस से डील नहीं कर सकता। इसीलिए सारी की सारी समस्या हमारी जो है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ सबसे ज्यादा गिरा है। जो ब्रिटेन का रेट है वो नेक्स्ट है 20.4%, बाकी और किसी का 10% गिरा, 15% गिरा, क्योंकि वहां पे इतना असंगठित क्षेत्र नहीं है, वहां पे इतना पलायन नहीं होता है जब समस्या आ जाती है। हमारे यहाँ तो जो असंगठित क्षेत्र वो एकदम क्राइसिस में है, वो कोई क्राइसिस का जो डील नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो असंगठित क्षेत्र है उस पर जैसे ही असर पड़ा तो अर्थव्यवस्था एकदम धराशायी हो गई, कंजम्पशन की डिमांड गिर गई, इन्वेस्टमेंट गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया और मेरे हिसाब से करीब 20 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। और ये जो 20 करोड़ हैं, इसके अगर 4 लोग मान लें निर्भर करते हैं तो 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए, तो उनकी डिमांड कम हो गई। और दूसरी बात यह है कि जो सीएमआई के आंकड़े दिखा रहे हैं कि 12.2 करोड़ लोग हैं जिनकी नौकरी गई, मेरा मानना है वो अंडर एस्टिमेट है। क्योंकि हुआ क्या कि जो लोग पलायन करके गाँव में गए वो तो सीएमआई के आंकड़ों में आए ही नहीं, तो जिन्होंने अपनी नौकरी खोई वही जो पलायन कर रहे थे वही जो सीएमआई के आंकड़ों में नहीं आए। दूसरी बात यह है कि कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो वहां पे रोजगार तो वो था लेकिन काम ठप हो गया। उसी तरह ओला उबर है, तो काम तो वो कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट है पर वर्क नहीं है, तो वर्क जो है वो बहुत ज्यादा गिर गया। एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं गिरा है, तो सीएमआई के आंकड़े तो एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि 20 करोड़ लोग कम से कम हैं जो मतलब बेरोजगार हो गए और जिनका काम रुक गया और जिनकी आमदनी खत्म हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। अब 138 करोड़ में अगर 80 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे चल जाएं तो उसका बहुत बड़ा धक्का लगता है अर्थव्यवस्था पे। अब एक तरफ निर्मला सीतारमन कह रही हैं ये एक्ट ऑफ गॉड है, आपदा है, ये नेचुरल जो होता है उस नेचर की वजह से हो रहा है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम का कहना है कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, मैन मेड कंपाउंडेबल क्राइसिस, मतलब कि इसको और बिगाड़ा है एक तरीके से। किससे सहमत है आप? देखिए, ये जो पैंडेमिक है वो तो एक्ट ऑफ गॉड है ना। वायरस म्यूटेट किया और वायरस बड़ा विरुलेंट है, बड़ी तेजी से ये फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, इसलिए लॉकडाउन करना तो जरूरी है। लेकिन लॉकडाउन के लिए तैयारी करनी भी जरूरी थी, वो वहां पे सरकार चूक गई। न सरकार ने सोचा कि असंगठित क्षेत्र पे क्या असर पड़ेगा, न सरकार ने सोचा कि लोग पलायन करेंगे तो उनकी समस्या है, उनको खाने पीने को कहाँ से मिलेगा, है ना, उनके जो और मतलब जो आइसोलेशन कैसे होगा, क्योंकि उनके पास तो पीने का पानी भी नहीं होता, उसके लिए सुबह उनको जाना पड़ता है, टॉयलेट भी सुबह उनको जाना पड़ता है, और क्योंकि उनके पास आमदनी नहीं है तो मार्केट में निकलेंगे ही निकलेंगे। तो लॉकडाउन की तैयारी होनी चाहिए कि लॉकडाउन किस तरह से हम करेंगे। और इसीलिए बाकी जो अर्थव्यवस्था है वहां पे इतना असंगठित क्षेत्र नहीं है, तो वहां पे क्या है कि इतना असर भी नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ जो असर हो रहा है वो इसलिए क्योंकि हमने गलत नीतियां अपनाई हुई हैं पिछले सालों में। और पहले असर हुआ जो ये डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का, फिर जीएसटी का असर हुआ। क्योंकि जीएसटी में हालांकि असंगठित क्षेत्र को बाहर रखा गया, लेकिन क्योंकि बाहर रखा गया तो उनका माल महंगा हो गया और देयरफॉर जो उनकी डिमांड थी वो असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में चली गई, तो दोहरी मार पड़ी। तो कुल मिला के जो हमारी जो नीतियां हैं पहले से ही गड़बड़ थी। बट जीएसटी तो यूपीए के अंदर भी आने वाला था। नहीं, वो तो ठीक बात है, पर आया जब है तो उस समय तक हम लोग कह रहे थे कि इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा असंगठित क्षेत्र पे, लेकिन असंगठित क्षेत्र की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये अभी भी दिख रहा है कि असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया ही नहीं गया। ये सोचा ही नहीं गया कि वो पलायन करेंगे, वो भूखे मरेंगे, उनको परेशानी होगी, उनका रोजगार क्या होगा, उनकी आमदनी क्या होगी। और फिर भी जब पैकेज आया भी 20 लाख करोड़ का, तो सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए दिया गया, जबकि जो लॉस है, जो इनकम का लॉस है वो तो 40-50 लाख करोड़ का है। तो 2 लाख करोड़ रुपए उसको कैसे काउंटर करेगा। और जो गरीब आदमी है उसकी जब आमदनी कम हो गई तो उसको जो 2 लाख करोड़ रुपए पर्याप्त नहीं होगा। तो इसलिए जो पैकेज भी दिया गया उसमें जो असंगठित क्षेत्र का ध्यान नहीं रखा गया, उसकी परचेजिंग पावर, उसकी परेशानी का ध्यान नहीं रखा गया। तो मेरा मानना है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में 40 लाख करोड़ रुपए बढ़ाया गया 60,000 करोड़ से, तो 1 लाख करोड़ रुपया पर्याप्त नहीं है। कम से कम वहां पे 4 लाख करोड़ रुपया तो देना चाहिए था, जिससे कि जो लोग पलायन करके गए उनको रोजगार मिले। और आरबीआई तो पहले ही कह चुका था कि जो वहां पे जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसमें लोगों को सिर्फ 45 दिन का काम मिल रहा है, तो मतलब डबलिंग तो पहले से ही होनी चाहिए थी और उसकी भी डबलिंग होनी चाहिए थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 लाख करोड़। फिर जो अर्बन एरिया है वहां पे जो बहुत बड़ा बेरोजगारी का वो है, तो यहाँ पे एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुरू करना चाहिए। फिर 6 करोड़ जो हमारे असंगठित क्षेत्र के जो कॉटेज सेक्टर के हैं,
यूनिट्स हैं या जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनको सपोर्ट चाहिए 6 करोड़ यूनिट को कि वो कोलैप्स न करें, कि उसमें 99% एम्प्लॉयमेंट होता है। अगर वो बट जैसे आपने कहा कि ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ की जरूरत है, एक कुछ लाख करोड़ जो दिया गया है और प्लेज किया गया है, स्थिति बट ऐसी भी है कि स्टेट्स कह रहे हैं कि हमारा जो शेयर ऑफ जीएसटी हमें वो नहीं मिल पा रहा। सरकार को एक तरीके से जितने भी मतलब उनके एसेट्स हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनकी नीलामी की जा रही है ताकि रेवेन्यूज जनरेट किए जाएं। जो टैक्स रिसीट्स वो ऑब्वियसली गिरी हैं, तो पैसा आएगा कहाँ से? एक बड़ी एक स्थिति ऐसी है कि जैसे आपने कहा कि 4 लाख करोड़ की जरूरत है, लेकिन पैसा कहाँ है सबके लिए? देखिए, पैसा तो ऐसा है कि आपको निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं निकाला जा सकता है ना। तो इस समय आपका बजट बिल्कुल बेकार हो गया है। बजट में था एजम्पशन की 10% की नॉमिनल ग्रोथ होगी, इस समय -40% हो रही है। तो आपका बजट के सारे अरिथमेटिक गड़बड़ा गया है, 50% का टर्न अराउंड हो गया है। तो आपके टैक्स कलेक्शन भी आधा हो जाएगा, इसीलिए सेंटर के पास भी कमी होगी और स्टेट्स के पास भी कमी होगी। और स्टेट्स को दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि स्टेट्स को जो अपना टैक्स कलेक्शन था वो कम हो गया, जो सेंटर से उनको 42% मिलता था सेंटर का टैक्स का वो कम हो गया, और कॉम्पेंसेशन सेस नहीं मिल रहा है। तो स्टेट्स को तो खर्चा भी करना है हेल्थ पे, रोजगार पे और बाकी चीजों पे, लेकिन रिसोर्सेज कम हो गए। तो स्टेट्स का क्राइसिस सेंटर के क्राइसिस से भी और बड़ा है। लेकिन मेरा मानना है कि क्राइसिस दोनों के लिए है। रिसोर्सेज का क्राइसिस है क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं और रेवेन्यू कम हो गया है। तो इसके लिए पैसा कहाँ से उठाएं? देखिए, बैंक कह रहे हैं कि उनके पास 8 लाख करोड़ सरप्लस है, क्योंकि जो बिजनेस है वो ठप हो रहा है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम हो गया, तो वो बोरो नहीं कर रहा है। तो वो जो एक्स्ट्रा फंड जो है वो आरबीआई में डिपॉजिट कर दे रहे हैं, तो वो रिवर्स रिपो कमा रहे हैं। तो आरबीआई कह रहा है भाई आप हमारे पास क्यों डिपॉजिट कर रहे हो, जब बिजनेस को दो। तो बैंक कह रहे हैं कि बिजनेस हमारे पास आ ही नहीं रहा जब बोरो करने के लिए, तो ये सरप्लस है तो हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये 8 लाख करोड़ रुपया सरकार उठा सकती थी अगर कोविड बॉन्ड फ्लोट किए जाए, जिसमें रिवर्स रिपो से ½ % आप ज्यादा दे दें। फिर हमारे यहाँ अमीर और गरीब की खाई इतनी बड़ी है, अमीरों के बहुत पैसा है, वहां से कोविड बॉन्ड से फ्लोट करके आप उठाइए। फिर आरबीआई को मनी प्रिंट करना पड़ेगा, नोट प्रिंट करने पड़ेंगे जो बाकी बचा। तो आपका जब टैक्स रिसोर्स 15 लाख करोड़ कम हो जाएगा और आपको 15-18 लाख करोड़ रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा कोविड से डील करने के लिए, गरीबी से डील करने के लिए। तो 30 लाख करोड़ का गैप है, वो 30 लाख करोड़ का आपको गैप फुलफिल करना पड़ेगा बैंक से, वेल्दी लोगों से और फिर आरबीआई से। और क्योंकि इस समय इन्फ्लेशन का डर नहीं है, वजह यह है कि आप देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में है। वजह यह है कि जिस समय डिमांड ही नहीं है, जब डिमांड ही नहीं होगी तो जब प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो उस समय तो जब डिमांड अगर होगी तो जब आउटपुट बढ़ेगा ना कि प्राइस बढ़ेगा। तो जब रोजगार होगा तो जब आउटपुट बढ़ेगा और उससे फिर जब डिमांड जनरेट होगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी जो एनुअल रिपोर्ट आई थी उसमें हाल ही में ये कहा गया था कि ये ग्रेट डिप्रेशन से भी और बढ़ के है, उससे भी एकदम बहुत खराब इसका इम्पैक्ट रहा है, पूरे विश्व भर में इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है। आप जैसे कह रहे हैं कि सब्सटैंशियल जो है टैक्स कलेक्शन में जो है गिरावट आएगी, और आपने ये भी कहा कि मतलब नोट भी छापने पड़ सकते हैं, जो अक्सर अगर कभी किया जाता है ऐसा स्टेप तो इन्फ्लेशन के ऊपर इसका असर पड़ता है। जैसे आपने कहा भी गुंजाइश है उसमें। आपके हिसाब से सिचुएशन जो है नॉर्मल की तरफ कब जाएगी? ऑब्वियसली सरकार कोशिश कर रही है कि इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाने के लिए, लेकिन ये काफी स्लो स्टेप्स है। बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं, जैसे आपने कहा कि 3 कुछ करोड़ लोगों की नौकरियां शायद गई हैं, और आपके हिसाब से 80 करोड़ लोग जो हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं। तो अच्छे दिन तो खैर टाइम लगेगा, लेकिन एक समानता की तरफ जाने में कितना समय लगेगा आपके हिसाब से, और कितना टाइम लगेगा इसमें पूरा? देखिए, अभी कोई बता नहीं सकता क्योंकि ये अनसर्टेन दौर है। इस समय यही नहीं पता कि वायरस का क्या होगा, वैक्सीन आएगा नहीं आएगा। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा केसेस हो रहे हैं दुनिया में। अभी तो फर्स्ट राउंड ही हमने नहीं डील किया है ना। सेकंड राउंड अक्टूबर के बाद शुरू होगा, और स्पेनिश फ्लू में देखा गया था कि सेकंड राउंड में ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, तो ज्यादा एक भड़क सकता है। तो अभी तो बहुत अनिश्चितता है, वैक्सीन का कुछ पता नहीं है वो कब आएगा। अगर नवंबर में आया भी तो आपको 135 करोड़ डोज चाहिए, और वो पता नहीं जब 6 महीने उसका असर होगा, साल भर असर होगा, और 2 साल लगेंगे लोगों को लगाने में। तो अभी तो ये बहुत ही अनसर्टेन दौर है कि इसमें कितना भड़केगा, कब तक भड़केगा। दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था एक रबर की बॉल की तरह नहीं होती कि आपने उसको जमीन पे फेंका तो तुरंत आपके हाथ में वापस बाउंस करके आ जाएगी। तो वी शेप रिकवरी का तो कोई चांस नहीं है। इस समय कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाउन है, जो वेल ऑफ सेक्शन है वो भी अपनी खरीद फरोख्त उसने कम कर दी है। अगर आप शर्ट एक खरीद सकते हैं तो आप 3 महीने बाद भी खरीद सकते हैं, है ना। आपको कोई लग्जरी आइटम पहले खरीदना था वो अब आपने पोस्टपोन कर दिया है। तो डिस्क्रिशनरी डिमांड गिर गई है और इन्वेस्टमेंट गिर गया है जबरदस्त, क्योंकि जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 10, 20, 30% रह जाएगी
तो इन्वेस्ट करके क्या करेंगे। और इसके पहले से ही हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में क्राइसिस था। आरबीआई कह रहा था 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रह गया है, तो उस 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे इन्वेस्टमेंट पहले ही गिर गया था 36% से वो 28%, और अब तो मेरा मानना है वो 10% भी नहीं रहेगा। तो जब इन्वेस्टमेंट डाउन है, कंजम्पशन डाउन है, तो अर्थव्यवस्था में रिवाइवल जल्दी नहीं होने वाला है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी तो इस साल तो बहुत ज्यादा नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ हमारा रहेगा, और उसमें रिकवर करने में कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल लग सकता है, जब तक कि हमारी एक्सपेक्टेशन रिवाइव नहीं करें, है ना। तो इसलिए ये अभी कहना कि 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, कोई नहीं बता सकता है। आपके हिसाब से अब ऑब्वियसली सारी इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी हिट हुई है। इंडिया ऑब्वियसली जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफी बड़ा है यहाँ पर, तो क्या तुलना की जा सकती है और क्या हमें एक तरीके से एक अलग जो है रिकवरी पाथ जो है लेना पड़ेगा बाकी देशों की तुलना से? देखिए, हमारे यहाँ जो असंगठित क्षेत्र बहुत ही ज्यादा बड़ा है, 94% लोग उसमें काम करते हैं, और वो बहुत ही गरीब होते हैं क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है। वो एक रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर की तरह होता है, जो मतलब तनख्वाहों को कम रखता है। वहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत होती है, तो उनके पास पैसा नहीं होता कि वो ये ऐसी कोई क्राइसिस से डील कर पाए, और इसीलिए हमारे यहाँ क्राइसिस हुआ। और इसीलिए हमारा ही एक देश था जहाँ पे कि आपने करोड़ों लोगों को देखा कि वो शहर से गाँव की तरफ पलायन कर रहे थे, और किसी बड़े देश में ऐसा नहीं देखा गया। और वही जो क्राइसिस है, उसी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पे और ज्यादा प्रभाव है बाकी औरों की कंपैरिजन में। और इसीलिए हमको नए स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो अलग होंगे, जो भिन्न होंगे बाकी देशों से, क्योंकि असंगठित क्षेत्र को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसा कहीं और नहीं देखा गया, अमेरिका में नहीं देखा गया, ब्रिटेन में नहीं देखा गया। अमेरिका में तो यहाँ तक किया गया कि जो संगठित क्षेत्र में जो कामगार हैं, उनके लिए सरकार ने कहा हम तनख्वाह देंगे 40, 50, 60%, जिससे कि आप उनको फायर ना करें। फिर भी अमेरिका में 12 हफ्ते में 4.4 करोड़ लोगों की नौकरी गई, और उन्होंने फाइल किया जो होता है बेरोजगारी भत्ता का। तो इसलिए जो हमारी स्थिति है एकदम भिन्न है। एंड जहां तक अब कई लोग बात करते हैं कि ये वॉर लाइक सिचुएशन है, ऑब्वियसली कोरोना से निपटने के लिए तो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स काम कर ही रहे हैं वैक्सीन डेवलप करने के लिए, लेकिन जहां तक इकोनॉमी की जो रिकवरी है, क्या हम ऑलरेडी उस अर्जेंसी से इसको देख रहे हैं, डील कर रहे हैं, या आपके हिसाब से और स्टेप्स लेने चाहिए? चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी की जब बात की जाती है तो ऑब्वियसली किसी को नहीं चाहिए कि उनकी सैलरी कटे। आर वी टेकिंग द वॉर लाइक स्टेप्स एंड डू वी नीड टू टेक देम? अभी तक हमने वो किया नहीं है, हमने इसको उतना सीरियसली लिया नहीं है जितना लेना चाहिए था। जो असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान देना चाहिए था, और जो 70-80 लाख करोड़ रुपए की जो कमी आएगी हमारे जीडीपी में, तो सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 80 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए और बाकी 50 करोड़ उसी तरह रह रहे हैं जैसे कि जनवरी 2020 में रह रहे थे। तो मेरा मानना है सबको अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम करना पड़ेगा, जिससे कि हम गरीब आदमी की तरफ ध्यान दे पाएं। अगर उधर हमने ध्यान नहीं दिया तो अराजकता हो जाएगी, तो हमारा पॉलिटिकल और सोशल जो सिस्टम है उस पर होगा। तो जैसे आप कह रहे हैं कि एक युद्ध से भी बदतर स्थिति है, और ये युद्ध से भी बदतर स्थिति में हमको बिल्कुल जैसे युद्ध में हम जो कदम लेते हैं, अपनी बेल्ट टाइटन कर लेते हैं, उसी तरह से हमको जो डील करना पड़ेगा। वो सरकार ने अभी तक किया नहीं है। उसको करने के लिए बजट को रिफॉर्मुलेट करना पड़ेगा, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और जिस सारे देश को समझाना पड़ेगा। एक कमिटी होनी चाहिए प्रधानमंत्री के नीचे सारे चीफ सेक्रेटरीज की, जो एक पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन कर सके कि इस समय युद्ध से भी बदतर स्थिति हमको ये करना पड़ेगा कि सरकारी मुलाजिम हुए, संगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, सबको जो सैलरी कट लेना पड़ेगा, या सबको जो कोविड बॉन्ड फ्लोट करके उनसे पैसा उठाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि जो 80 करोड़ लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए, उनकी जो परेशानी है उससे हम डील कर पाएं। और वो अभी तक हुआ नहीं है। सरकार डिनायल के मोड में है, वो कभी कहती है एक्ट ऑफ गॉड है, कभी कुछ और कह देती है, तो लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही। एकदम प्रोफेसर अरुण कुमार, जैसे आपने कहा कि एक वॉर लाइक स्थिति है निपटने के लिए कोरोना से, और खासतौर से इकोनॉमी को रिवाइवल पर लाने के लिए, और कुछ कड़े स्टेप्स जो हैं लेने पड़ेंगे, चाहे वो सैलरी कट्स क्यों ना हो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की। आपके हिसाब से सारे स्टेप जरूरी हैं। और जैसे आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंटली, अगर 80 करोड़ लोग जो हैं आपके हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, तो ये नहीं हो सकता कि बाकी 50 करोड़ जो है एकदम नॉर्मल एक जीवन व्यतीत करें। ऑब्वियसली सबको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे ताकि सारे इस क्राइसिस से निकल पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।